पार्ट 2 बेपनाह इश्क। रोशनी तुरंत अपने पापा की बात को काटते हुए बोली, पापा बस कीजिए। आपसे कितनी बार कहा है कि ऐसी बकवास बातें मत किया कीजिए। कुछ नहीं होगा आपको, आप ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर ने मुझे बताया है कि उन्होंने आप पर नई दवाइयाँ इस्तेमाल की है जो असर कर रही है। अब आप जल्दी ठीक हो जाएंगे पापा, मुझ पर भरोसा रखिए। दिनेश जी रोशनी से बोले, तुम इतने सारे पैसों का इंतज़ाम कहाँ से कर रही हो? कहीं तुम कुछ गलत काम दिनेश जी के इतना बोलते ही रोशनी ने जवाब दिया, नहीं पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकती। पापा, मेरी जॉब लग गई है एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी में। इस जॉब के बेस पर मैंने लोन लिया है आपके इलाज के लिए। पापा, आप चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके बाद हम दोनों वापस घर चलेंगे। दिनेश जी थोड़ा उदास हो जाते हैं। रोशनी अपने पापा को उदास नहीं देख सकती थी। वो अपने पापा के हाथ पर हल्का सा किस करते हुए बोली, पापा, आप जानते हो ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। कुछ नहीं होने दूंगी मैं आपको, कुछ भी नहीं। दिनेश जी हल्का सा मुस्कुराकर रोशनी के सर पर हाथ फेरते हैं। अपने पिता की ऐसी लाइफलेस हालत देखकर रोशनी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। वो अपने पापा को ऐसे नहीं देख सकती थी। भगवान ने भी ना जाने कैसा खेल खेला है उसके साथ। माँ तो बचपन में ही छीन ली थी, शादी भी टूट गई थी। अब एक पिता ही तो था उसका आखिरी सहारा बचा था। भगवान उसे भी छीनने पर लगा हुआ है और अपने पिता को बचाने के चक्कर में उसने क्या कीमती चीज़ खोई है सिर्फ वही जानती है। रोशनी अपने मन ही मन में बोली, आई एम सॉरी पापा, मैं जो कर रही हूँ वो आपको मैं नहीं बता सकती, लेकिन आपकी जान बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ वो बहुत गलत है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा और उससे मैं कभी निकल नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं आपको भी इस तरह से तड़प तड़प कर मरता हुआ नहीं देख सकती। प्लीज़ आई एम सॉरी। अपने पिता को खाना खिलाने और दवाई खिलाने के बाद रोशनी वापस अपने घर लौटती है। सबसे पहले तो वो पेन किलर लेती है क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। कबीर के साथ रात को जो कुछ भी हुआ, पूरी रात कबीर ने जिस तरह से रोशनी के साथ किया, रोशनी का पूरा बदन टूटकर चकनाचूर हो चुका था। उसे इतना दर्द हो रहा था कि उससे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। पेन किलर लेने के बाद रोशनी हल्का फुल्का कुछ खाती है और उसके बाद बिस्तर पर लेट जाती है। वो सारी रात की थकी हुई और दर्द में थी, इसीलिए लेटते ही उसे नींद आ जाती है। रात को जब रोशनी तैयार होकर क्लब में पहुंचती है तो क्लब का मालिक रोशनी को अपने पास बुलाता है। रोशनी क्लब के मालिक के पास पहुंचकर बोली, सर आपने बुलाया? क्लब के मालिक ने रोशनी की तरफ देखते हुए कहा, अरे रोशनी तुम, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। ये लो, मैंने तुम्हारे फ़ोन पर एक एड्रेस सेंड किया है, आज रात को तुम्हें यहीं पर जाना है। रोशनी जैसे ही वो एड्रेस देखती है उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। सिंघानिया मैंशन। क्लब के मालिक ने थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहा, तुम्हें पता है उन्हें तुम्हारी सर्विस इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने तुम्हें पूरे 1 महीने के लिए अपने लिए हायर किया है। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। तुम जानती भी हो कबीर सिंघानिया क्या चीज़ है। कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तो तुम पैसों के तालाब में नहाओगी। रोशनी बहुत ज़्यादा हैरान थी क्योंकि इस चीज़ की उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। रोशनी को इस तरह से शौक में खोया हुआ देखकर क्लब के मालिक ने रोशनी से पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? रोशनी थोड़ा होश में आकर बोली, सर 1 महीने के लिए ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? क्लब के मालिक ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, कमाल है, इस अपॉर्चुनिटी के लिए लड़कियां मरती है और तुम्हें मिली है तो तुम्हें ये ज़्यादा लग रही है। अच्छा है ना, तुम्हें किसी और के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 1 महीने के लिए तुम्हारे पास एक फिक्स क्लाइंट है और वो भी एक करोड़पति बिजनेसमैन जो दिखने में भी माशाअल्लाह गजब का हैंडसम है। कम से कम कोई मोटा खड़ूस बुड्ढा तो नहीं है। तुम्हें तो नाज होना चाहिए अपनी किस्मत पर। चलो फटाफट तैयार हो जाओ और एड्रेस पर पहुंच जाओ। मिस्टर सिंघानिया को लेट होने वाले लोगों से सख्त नफरत है। उस आदमी की बात सुनकर रोशनी बस हल्का अपना सर हिला देती है। वो अभी भी कन्फ्यूज़न और हैरान थी,
लेकिन अपने पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसे ये काम करना ही था। पता नहीं उसकी किस्मत उससे और क्या-क्या करवाने वाली थी। क्लब से निकलकर कबीर सीधा अपने ऑफिस पहुंचता है। वहां पर वो बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करता है, बहुत सारा काम करता है, लेकिन हर बार उसका ध्यान घूम फिरकर रोशनी की तरफ चला जाता है। उसने जो कहा उस पर जाता है, लाख कोशिश करता है कि रोशनी के बारे में ना सोचे, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है और उसके बारे में सोच सोच कर वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। क्या वो सच में आज रात किसी और के साथ? ये बात सोच सोच कर कबीर का दिमाग खराब हो रहा था। कबीर ने अपने हाथ में एक क्रिस्टल बॉल पड़ी हुई थी जिसे वो ज़ोर से अपनी मुट्ठी में कस लेता है। नहीं, वो किसी और के साथ नहीं सो सकती। तभी कबीर को अचानक होश आता है। वो अपने इस सोच पर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। व्हाट द फक, उस बिच ने क्या जादू कर दिया है मुझ पर? मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? भाड़ में जाए वो, जिसके साथ सोना है उसके साथ सोए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? टोटल रबिश। अब वो मेरी पत्नी नहीं है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। स्टॉप कबीर, स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर। अपने काम पर फोकस करो। वो सिर्फ एक कॉल गर्ल है जो पैसों के लिए ऐसा घटिया काम करती है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। कबीर फिर से अपने काम में लग जाता है। पूरा दिन निकलने के बाद कबीर घर आता है और सोफे पर बैठ जाता है। वो रिलैक्स करने के लिए अपनी आंखों को बंद करता है और अपने सर को आराम से सोफे पर टिका लेता है। कुछ देर इसी तरह लेटने के बाद कबीर फिर से अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा डार्क थी, मुट्ठियाँ कसी हुई थी। वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है जो टेबल पर रखा हुआ था। कबीर अपने सर को हिलाकर इन ख्यालों को बाहर निकलने की कोशिश करता है। इनफ कबीर, इनफ, इनफ इज़ इनफ। ये क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर मैन। कबीर गुस्से में खड़ा होकर अपने कमरे में जाता है। वो नहा धोकर फ्रेश होता है और किचन में जाकर खुद के लिए डिनर बनाता है। कबीर अपना खाना खुद बनाता था। उसे किसी और के हाथ का खाना पसंद नहीं आता था। उसने नौकरों को किचन में आने के लिए मना किया था। वो खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठता है और खाने लगता है। आज तो उसे खाने में भी जैसे कोई बात नहीं आ रही थी। एकदम सब कड़वा लग रहा था। वो रबिश, क्या बकवास खाना बना है। कबीर कुछ देर तक वहीं बैठा रहता है। वो इमेजिन करता है उस चीज़ को जो उसने रोशनी के साथ किया था। उसका मखमली शरीर, उसकी गर्माहट से भरी सांसें, उसके बदन की खुशबू। वैसे तो कबीर ने ये सब कुछ कई लड़कियों के साथ किया है, लेकिन किसी के साथ भी उसे इतना मज़ा नहीं आया। रोशनी सच में अमेजिंग थी। वो चाहे इस बात को कितना भी नकारने की कोशिश करे, लेकिन वाकई में उसे सेड्यूस करने के उसके तरीके काफ़ी अमेजिंग थे। कबीर सोचता है, क्या सच में आज रात वो सब कुछ उसके साथ कोई और करने वाला है? क्या वो किसी और की बाहों में होगी? क्या किसी और के नाम को बार बार अपनी सिसकियों में लेगी? क्या वो इंसान रोशनी के शरीर के एक एक हिस्से को अपने हाथों से छुएगा जैसे मैं कर रहा था? क्या वो रोशनी के साथ वो सब करेगा? और क्या रोशनी उसे भी वैसे ही बेशर्मों की तरह सेड्यूस करेगी जैसे उसने मुझे किया था? लॉन्ड्री, उसने कहा वो लॉन्ड्री का नया सेट लेने वाली है। क्या उस आदमी के लिए जिसकी वो बात कर रही थी, क्या वो उस आदमी के सामने बिना कपड़े? कबीर ये सोचकर इतना ज़्यादा गुस्से में फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि खाने की प्लेट पर ज़ोर से हाथ मारता है और सारे खाने को ज़मीन पर गिरा देता है। वो उठकर टेबल के पास आता है, अपना फ़ोन उठाता है और कॉल लगाता है। रात के समय रोशनी तैयार होकर उस एड्रेस पर पहुंचती है। वो टैक्सी में बैठकर एक बंगले के बाहर आती है। टैक्सी को वहां से वापस भेजने के बाद रोशनी अपने स्कर्ट को थोड़ा ठीक करती है और बंगले की तरफ देखती है। ये वही घर था जहां उसकी शादी हुई थी, जहां वो कभी बहू बनकर आई थी, और आज उसे देखो कैसे यहाँ पर आना पड़ रहा है। रोशनी को तकलीफ तो बहुत हो रही थी, लेकिन अब उसे शायद ऐसे ही जीना था
रोशनी को टेंशन इस बात की हो रही थी कि वो इस 1 महीने तक कबीर के टॉर्चर को बर्दाश्त करना पड़ेगा। पता नहीं वो कैसे रहेगी, कहीं बीच में ही टूटकर बिखर ना जाए। नहीं, उसे सहना ही होगा। रोशनी अपनी आंखें बंद करती है और अपने पिता के बारे में सोचती है। उसकी आंखें नम हो जाती है। मजबूरियाँ और पैसे इंसान से क्या कुछ नहीं करा देते। रोशनी ने तो शायद कभी बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसे ये सब करना भी होगा। अपनी सारी हिम्मत को बटोरते हुए रोशनी उस बंगले में कदम रखती है। आज कितने दिनों बाद उसने इस बंगले को अंदर से देखा था। घर के सारे नौकर अपना अपना काम खत्म करके जा चुके थे। अब घर में कोई नहीं था सिवाय कबीर के। पूरे घर में सन्नाटा था। रोशनी की हील्स की टिक टिक की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। वो नज़र उठाकर चारों तरफ देखती है। उस वक्त वहाँ हॉल में वो अकेली थी। वो हिम्मत करके आवाज़ लगाने ही वाली होती है कि तभी उसे सीढ़ियों से किसी के चलकर आने की आवाज़ सुनाई देती है। तो आ गई तुम, काफ़ी देर कर दी तुमने आने में। तुम्हें पता है ना कि मुझे लेट आने वाले इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। रोशनी सीढ़ियों की तरफ देखती है। कबीर अपने डार्क एक्सप्रेशन के साथ सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आ रहा था। कबीर इतना हैंडसम लग रहा था कि रोशनी का दिल ज़ोर से धड़कता है। कबीर भी रोशनी को देखता है। रोशनी ने इस वक्त बहुत ही हॉट ब्लैक कलर की छोटी सी स्कर्ट पहन रखी थी। वो स्कर्ट इतनी छोटी थी कि थोड़ी सी ऊपर हो जाए तो रोशनी के नीचे का सब कुछ आंखों के सामने आ जाए। तो ये कपड़े पहनकर ये उस आदमी के पास जाने वाली थी। डिस्गस्टिंग, हाउ डेयर शी। रोशनी कबीर से बोली, मेरे बॉस ने मुझे बताया कि आपने मुझे 1 महीने के लिए हायर किया है। मिस्टर कबीर सिंघानिया, मुझे नहीं पता था कि आपको मेरी सर्विस इतनी ज़्यादा पसंद आ जाएगी। सिर्फ उसकी वजह से मेरे बाकी क्लाइंट्स को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है। आज मैं किसी और के साथ जाने वाली थी, उसी के लिए इतनी तैयार होकर आई थी, पर क्लब पहुंचने के बाद पता चलता है कि मुझे आपके यहाँ आना है। इसीलिए दूसरे क्लाइंट के साथ मुझे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। रोशनी झूठ बोल देती है। कबीर अपनी मुट्ठियों को ज़ोर से कस लेता है। वो रोशनी के पास आकर खड़ा हो जाता है। तो ये सेक्सी ड्रेस पहनकर तुम आज किसी और को खुश करने जा रही थी। कबीर काफ़ी ज़्यादा कठोर आवाज़ में ये शब्द बोलता है। रोशनी हल्का सा अपना सर हिलाते हुए ऐसे बोली जैसे उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जाने वाली थी। बेचारा कब से मेरा इंतज़ार कर रहा था। आई एम श्योर कि वो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहा होगा। कबीर रोशनी के बाल पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए बोला, आई डोंट केयर। जिस चीज़ पर कबीर सिंघानिया की नज़र पड़ जाए उसे कोई और देख नहीं सकता। रोशनी एक सेडक्टिव सी मुस्कान के साथ कबीर के सीने पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोली, रियली? तो मिस्टर कबीर सिंघानिया की नज़र मुझ पर पड़ गई है। आई मस्ट से मेरी काफ़ी अच्छी किस्मत है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? रोशनी देशमुख आज से 1 महीने के लिए आपकी सेवा में हाजिर है। रोशनी के एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और वो रोशनी के बालों पर अपनी पकड़ को थोड़ा और मजबूत कर लेता है, जिससे रोशनी को दर्द होने लगता है। तुम्हारी वजह से मेरा डिनर रह गया। जाओ पहले मेरे लिए खाना बनाओ। रोशनी ये बात सुनकर हैरान थी। कबीर की बात सुनकर रोशनी थोड़ी हैरानी से बोली, सॉरी, आई थिंक मैंने कुछ गलत सुन लिया। क्या कहा आपने? कबीर अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए बोला, सही कहा, और तुमने बिल्कुल सही सुना। मैंने कहा जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ। इस पर रोशनी अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाकर बोलती है, मेरे ख्याल से तुमने यहाँ मुझे कुकिंग करने के लिए तो नहीं बुलाया है। कबीर रोशनी के बाल छोड़ते हुए बोला, जितना कहा गया है उतना करो। फालतू अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। पूरे 1 महीने के लिए मैंने तुम्हें अपने लिए हायर किया है, ख़रीदा है। इस 1 महीने में मैं जो चाहूँ तुमसे करवा सकता हूँ और तुम्हें वो करना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हें इसकी कीमत दे रहा हूँ, वो भी तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा। रोशनी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मिस्टर सिंघानिया जी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं यहाँ आपके बिस्तर में एंटरटेन करने आई हूँ, आपके घर की साफ़ सफाई करने नहीं।
ये काम मेरा नहीं है, कबीर ने इरिटेट होकर कहा। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती और मैंने तुम्हें साफ सफाई करने को नहीं कहा, खाना बनाने को कहा है, तो चुपचाप किचन में जाओ और खाना बनाओ, समझी? खबरदार, अगर 1 महीने तक तुमने मेरे किसी भी ऑर्डर को मना करने की कोशिश की, तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। अगले 1 महीने तक तुम यहीं रहोगी, मेरे पास, मेरे घर में नहीं रहोगी। तुम्हें जब भी मेरे साथ कुछ करना होगा तुम मुझे बुला सकते हो, मैं आ जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी नहीं। रोशनी का जवाब सुनकर कबीर का दिमाग खराब हो जाता है। मैंने तुमसे तुम्हारा ओपिनियन, तुम्हारी राय नहीं मांगी, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है, तुम्हें यहाँ रहना होगा मेरे साथ। रोशनी अपने हाथों को छाती पर क्रॉस करते हुए बोली, और अगर मैंने अपना ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया तो इस 1 महीने में मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूं, इसका मतलब मेरा कोई दूसरा क्लाइंट नहीं बनेगा, तो फिर मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? 1 महीने तक मैं तुम्हारे साथ बंद गई तो मेरा कितना नुकसान हो जाएगा। तुम्हें आइडिया भी है इस चीज़ का? अपने ग्रुप में मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत और हॉट लड़की हूँ, मेरे लिए कस्टमर एडवांस में बुकिंग करते हैं, इसीलिए मैं अपने काम के साथ ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। मैं आपके घर में 1 महीने के लिए नहीं रह सकती, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, उसके लिए बहुत सारे क्लाइंट्स चाहिए, सिर्फ एक तुमसे मेरा काम नहीं चलेगा। रोशनी की बात सुनकर कबीर उसकी गर्दन पकड़ लेता है। कबीर की बातें उसके गुस्से में पेट्रोल छिड़कने का काम करती है। रोशनी एकदम से घबरा जाती है, उसके माथे पर हल्का सा पसीना आने लगता है। कबीर के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे। रोशनी को करीब लाते हुए कबीर ने कहा, लगता है तुम्हारे जिस्म की आग कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। अगर ऐसा है तो उसे बुझाने के लिए मैं काफ़ी हूँ, तुम्हें किसी और के बिस्तर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़िलहाल 1 महीने के लिए तो बिल्कुल नहीं। और रही बात तुम्हारे पैसों की ज़रूरत की, तो तुम्हारे 10 क्लाइंट मिलकर तुम्हें इतना नहीं दे पाएंगे जितना मैं अकेला तुम्हें हर रोज़ दे सकता हूँ। आज से 1 महीने तक तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगी, सिर्फ मुझे खुश करोगी, हर रोज़ तुम्हें उसकी कीमत मिलेगी और तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से 10 गुना ज़्यादा मिलेगी। और खबरदार, अगर किसी और को अपने आप को इस दौरान छूने भी दिया तो। कबीर रोशनी का गला छोड़कर अपनी पॉकेट से चेक निकालकर रोशनी की तरफ फेंक देता है। रोशनी कन्फ्यूज़न में कबीर को देखती है और फिर चेक उठाकर उसे पर लिखा अमाउंट देखकर उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। रोशनी के चेहरे पर इतनी हैरानी देखकर कबीर के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो जाते हैं। उसके होठों पर बहुत छोटी सी हल्की सी शैतानी से तिरछी मुस्कान आ जाती है। चेक पर लिखा अमाउंट देखकर रोशनी थोड़ी सडेक्टिव से मुस्कान के साथ कबीर की तरफ देखकर बोली, नॉट बैड। क्या ये चेक मुझे रोज़ मिलेगा? कबीर हल्का सा अपना सर हिलाकर थोड़ी कठोर आवाज़ में बोला, लेकिन मेरी शर्तें हैं जिन्हें तुम्हें मानना होगा। अगर मेरे कहे के अकॉर्डिंग तुम चलो तो तुम्हें हर रोज़ ऐसा ही चेक मिलेगा, अगले 1 महीने तक मिलेगा। रोशनी ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस कर रही थी कि उसे पैसे मिल रहे हैं और उसे कबीर के अलावा किसी और इंसान के साथ सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने मन ही मन भगवान को थैंक यू बोल रही थी कि जितना मुश्किल उसने सोचा था ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, लेकिन फ़ायदा तो ज़रूर है, क्योंकि इस इंसान को वो पसंद करती थी। उस इंसान की दरिंदगी को अब उसे रोज़ बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन पैसों के लिए और अपने पापा की जान बचाने के लिए वो किसी भी दर्द से गुजरने को तैयार थी। रोशनी चेक को एक्सेप्ट करते हुए कबीर से बोली, बोलो तुम्हारी क्या शर्तें हैं? इतने पैसों के लिए मैं तो तुम्हारी कोई भी शर्त मानने को तैयार हूँ। कबीर चलकर सोफे के पास आता है और बड़े ही स्टाइल के साथ सोफे पर बैठ जाता है। रोशनी जाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। कबीर रोशनी को देखते हुए बोला, ज़्यादा कुछ नहीं, बस जब तक तुम्हें मैं छू रहा हूँ मेक श्योर कि तुम्हें कोई और ना छुए, क्योंकि मुझे किसी का जूठा खाने का कोई शौक़ नहीं है। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मेरे पास, और मैं जो कहूँगा मेरे लिए वो सब करना पड़ेगा। कबीर की बात सुनकर रोशनी थोड़ी सोच में पड़ जाती है। कबीर के चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कान थी, जैसे उसे पता हो कि रोशनी अब क्या बोलने वाली है। पैसों के लिए ही तो ये सब करती है। इतने सारे पैसे देखकर तो वो उसकी कोई भी शर्त मानने को
आराम से तैयार हो जाएगी। कबीर ने पहले ही अपने दिमाग में बैठा लिया था कि रोशनी अग्री ही करेगी, वो मना नहीं कर सकती। इतने बड़े अमाउंट को तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगले ही पल रोशनी कुछ ऐसा करती है जो कबीर को भी हैरान कर देता है। रोशनी चेक वापस टेबल पर रखते हुए बोली, सॉरी, तुम किसी और को ढूंढ लो, मुझसे ये नहीं होगा। ये बोलकर रोशनी जाने लगती है कि कबीर गुस्से में खड़ा हो जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे ऑफर को रिजेक्ट किया। हाउ डे यू, हो कौन तुम, तुम्हारी औकात क्या है? रोशनी पलटकर कबीर से बोली, मैं कोई नहीं हूँ, मेरी कोई औकात भी नहीं है। मुझ जैसी तुम्हें हजारों मिलेगी, उन हजारों में से ही किसी को ढूंढ लीजिए। मैं तुम्हारी शर्तें मानने को तो तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगी नहीं। मैं सिर्फ रात को आऊँगी और सुबह होते ही चली जाऊँगी। अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तो मैं अगले 1 महीने के लिए तुम्हारी होने को तैयार हूँ। अगर नहीं तो ये डील यहीं पर ख़त्म है। रोशनी की शर्त सुनकर कबीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो चुपचाप खड़ा रहता है। रोशनी कबीर से बोली, कोई बात नहीं, तुम आराम से सोचकर बता दो। वैसे भी मेरा अगला क्लाइंट अभी तक मेरा इंतज़ार कर रहा है। गुड नाइट मिस्टर सिंघानिया। रोशनी जाने लगती है कि तभी कबीर उसे रोक लेता है। रुको। कबीर ये सोचकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था कि यहाँ से निकलने के बाद रोशनी किसी और आदमी के पास जाएगी। कबीर का खून उबलने लगता है। ये लड़की कितनी बेशर्म है, पर कबीर को समझ में ये नहीं आ रहा था कि उसे क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। रोशनी पलटकर कबीर की तरफ देखती है। कबीर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए एक गहरी सांस लेकर रोशनी से बोला, ठीक है, एक शर्त मैं तुम्हारी भी मान लेता हूँ, लेकिन मेरी बाकी की शर्त तुम्हें माननी पड़ेगी। तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं तुमसे करने को कहूँगा। और दूसरी बात, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक किसी और के साथ नहीं हो सकती। इस बात का तुम्हें खास ख्याल रखना है। चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कान के साथ रोशनी ने कहा, डन। बहुत एक्सपर्ट लगती हो तुम इन चीज़ों में। आखिर कब से ये सब कर रही हो तुम? कबीर सोफे पर बैठा हुआ था और अपने फ़ोन में कुछ देखने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार उठकर किचन में खाना बना रही रोशनी पर जाती है। अपने बालों को एक बन बनाकर रोशनी बांध लेती है और उसके बाद एक प्यारी सी हाउसवाइफ की तरह किचन में खाना बनाने लगती है। कबीर चुपचाप उसे देख रहा था। खाना बनाते बनाते एक बार रोशनी नज़रें उठाकर कबीर की तरफ देखती है तो कबीर तुरंत अपनी नज़रों को फ़ोन में गड़ा लेता है ताकि रोशनी को ये पता ना चले कि वो उसे देख रहा था, पर रोशनी को पता चल ही जाता है और उसके होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। रोशनी फिर से नज़रें उठाकर उसे देखने लगती है। जल्दी ही रोशनी के बने हुए खाने की खुशबू हॉल में फैल जाती है और रोशनी खाना टेबल पर लगा देती है। खाना तैयार है, तुम आकर खा सकते हो। कबीर चलकर टेबल के पास आता है और बैठ जाता है। रोशनी वहीं खड़ी हुई थी। उसने भी ठीक से खाना नहीं खाया था, इसीलिए उसे भी थोड़ी भूख लग गई थी, लेकिन वो बस चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रहती है। अपनी प्लेट में खाना लगाते हुए कबीर ने बिना रोशनी की तरफ देखते हुए कहा, बैठो खाना खाओ। रोशनी मना करते हुए बोली, नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। कबीर घूरकर रोशनी की तरफ देखते हुए बोला, मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें वो करना है, ये मेरी एक शर्त है, तुम्हें पता है ना। चुपचाप बैठो और खाना खाओ। सेशन पूरी रात चलने वाला है। मैं नहीं चाहता कि उस बीच में रुकने का तुम्हें कोई भी बहाना मिले, इसीलिए चुपचाप बैठकर खाओ ताकि सुबह तक जिंदा रह सको। कबीर की बात के आगे रोशनी कुछ नहीं बोल पाती और वो भी बगल वाली चेयर पर बैठकर अपनी प्लेट में खाना डालने लगती है। खाना खत्म करने के बाद रोशनी झूठे बर्तन किचन में रखकर साफ कर देती है। वो वापस आती है और टेबल को थोड़ा साफ करने लगती है। तभी अचानक कबीर पीछे से उसे अपनी बाहों में कस के पकड़ लेता है। एकदम से कबीर के इस हमले से रोशनी काफ़ी ज़्यादा शौक में हो जाती है। जैसे ही वो पलटकर देखती है, कबीर उसके होठों पर अपने होठों को टिक कर उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। वो एकदम से ही रोशनी पर टूट पड़ा है। वो तो हल्की सी हड़बड़ा गई, पर जल्दी ही खुद को संभाल लिया उसने।
रोशनी के हाथ टेबल पर रखा कुछ सामान नीचे गिर जाता है, लेकिन कबीर को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो पागलों की तरह रोशनी को किस करना शुरू कर देता है। रोशनी के होठों को रिलीज़ कर जब कबीर रोशनी के गर्दन उसके कंधों पर किस करने लगता है तो रोशनी थोड़ी कोशिश करके कबीर से बोली, क्या हम कमरे में चल सकते हैं? कबीर रोशनी को किस करते हुए बोला, नहीं, अभी नहीं। कबीर रोशनी को उठाकर टेबल पर बिठा देता है और उसकी टांगों को अपनी कमर के अराउंड लपेट लेता है। वो फिर से पागलों की तरह उसे चूमने लगता है, उसे किस करने लगता है। रोशनी की तेज़ सांसें हो रही थी, उसकी धड़कनें तेज़ हो रही थी। रोशनी कबीर को थोड़ा रुकने की कोशिश करते हुए बोली, लेकिन यहाँ कोई आ जाएगा, हमें कोई देख लेगा। कबीर रोशनी की गर्दन पर हल्का सा काट लेता है, जिससे रोशनी की हल्की सी चीख निकल जाती है, जिसे सुनकर कबीर को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इतना कि वो अपने आप को अब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। कोई नहीं आएगा, ये मेरा घर है, ये मेरी इजाज़त के बिना यहाँ कुछ नहीं होता है। यू जस्ट फोकस। कबीर की बात सुनकर रोशनी भी उसे अपनी बाहों में पकड़ लेती है और धीरे धीरे उसके शर्ट के सारे बटन खोलने लगती है। अब जब कबीर चाह रहा है तो उसे भी अपना काम करना ही होगा। वो कबीर को कंप्लेन का कोई मौका भी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसे कबीर को पूरे तरीके से खुश और सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी था। दोनों एक दूसरे के कपड़े निकाल लेते हैं। अब दोनों डाइनिंग टेबल पर ही मेकआउट कर रहे थे। रोशनी के लिए यह सब अजीब तो था, बहुत अजीब, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी बेशर्मी से कबीर को खुश करने की हर तरकीब अपना रही थी। टेबल पर एक राउंड कंप्लीट करने के बाद कबीर रोशनी को उठाकर सोफे पर ले जाता है। वो उसके बदन पर जगह जगह पर निशान बना देता है। कबीर काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होकर यह सब कुछ कर रहा था। उसमें वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी बात का गुस्सा निकाल रहा हो। हाँ, वो सच में गुस्सा तो था, ये सोचकर वो उसके साथ क्या कर रहा है। अगर वो उसे यहाँ ना बुलाता तो वो किसी और के साथ यही सब कर रही होती, कोई और इसी तरह से उस पर टूट पड़ा होता। हालांकि रोशनी का कबीर के साथ अब कोई भी रिश्ता नहीं है। कबीर खुद इस चीज़ से हैरान था कि किसी और का रोशनी को छूना, उसके साथ ये सब करना, इस ख्याल से ही क्यों उसके अंदर एक अलग ही आग लग जाती है। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।